ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी फुल एक्शन में है और फुल एक्शन में योगी की तस्वीर हम आपको बताएंगे कि आखिर योगी किस तरीके से एक्शन दिखा रहे हैं। फुल एक्शन में योगी है, लेकिन तस्वीरें एक तरफ पूजा पाठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। योगी पूजा पाठ में लगे हैं और विशेष पूजा उन्होंने भगवान रामलला की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन ठीक इसके बाद महाकुंभ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में भी देखिए भव्य तैयारियां की गई हैं, उत्साह है। तो एक तरफ योगी तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही है। धमकी देने वाला शख्स जिसे देख रहे हैं ये लंगड़ा कर चल रहा है, आखिर क्या कहना चाहता है? क्योंकि इसने धमकी दी कि महाकुंभ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जरा सुनिएगा। गलती हो गई मेरी, माफ कर दो, मुझे पोस्ट नहीं करूंगा कबीर की भी। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब, पोस्ट नहीं करूंगा कबीर की भी। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो। लेकिन गलती कहां हुई है? संभल में जहां जहां गलती हुई है वहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है और बुलडोजर का जो पंजा है अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में जमकर गरज रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब संभल में खुदाई चल रही थी वहां पर गुलनाज भी जो कि रो रही है और बुलडोजर इनके घर को भी ध्वस्त कर रहा है। ये अभी जो नोटिस आया था उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, घर 24 घंटे में घर खाली कर दो। पहले हम तुमसे कह गए थे, क्यों नहीं करा खाली? गुलनाज भी कह रही है कि 24 घंटे में घर खाली कर दो और ये वो चस्पा किया गया नोटिस पत्र है जिसे आप देख पा रहे हैं। 24 घंटे में घर खाली करने की बात इस पर लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। लेकिन कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि योगी कैसे एक्शन में। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर अपना काम कर रहा है और यहां पर 24 घंटे में अतिक्रमण कर खाली करने वाले की बात कही गई और दूसरी तरफ एक्शन। वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे। तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो अयोध्या में रामलला विराजमान के 1 साल पूरे होने पर योगी अयोध्या में थे, वहीं संभल में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली इलाके में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर एक बार फिर धमकी मिली। योगी की पुलिस ने कुछ घंटे में आरोपी को दबोच लिया। अब जेल जाने के बाद आरोपी गिड़गिड़ा रहा है। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे। तो बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, अतिक्रमण पर प्रहार कर रहा है। समझना बेहद जरूरी होगा
कि जो संभल में हो रहा है वो किस पर एक्शन हो रहा है। संभल के मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजर चला और लक्ष्मणगंज में रानी की बावड़ी से सटे जो इलाके थे वहां पर एक्शन हुआ। रानी की बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए जो मकान थे उसे ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस चस्पा किया था। 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया और इसके बाद प्रशासन की टीम पहुंचती है, बुलडोजर एक्शन होता है, गुलनाज बी का घर भी आता है जिन्हें नोटिस दिया गया था और एक्शन शुरू होता है। रानी की बावड़ी पर अवैध तरीके से मकान बनाया गया था। लक्ष्मणगंज में रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही थी। दूसरे तल की खुदाई के बीच काम को रोक दिया गया था और बावड़ी के दूसरे तल की जो दीवारें हैं कमजोर होने की बातें वहां पर सामने आई। जहरीली गैस निकलने की बात बताई गई। जहरीली गैस वाली बात से प्रशासन ने इनकार किया और इसके बाद प्रशासन ने अवैध एक्शन पर अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि बुलडोज करना शुरू कर दिया। गुलनाज बी पर ऐतिहासिक धरोहर पर अतिक्रमण का आरोप है और जानबूझकर रानी की बावड़ी पर मकान का निर्माण करवाया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान संभल डीएम मौके पर मौजूद थे और संभल के प्राचीन पाप मोचन तीर्थ और होलिका दहन स्थल पर एक्शन हुआ और दोनों ही जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान यहां एसडीएम ने मोर्चा संभाल लिया। संभल में खुदाई के दौरान 68 तीर्थ और 19 कूपों को तलाश किया जा रहा है। तो अब कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन जगहों को खोद कर निकाला जाए जहां सच्चाई छिपी है। लेकिन संभल के डीएम क्या कहते हैं, उनकी भी बात जरा मानिए, किस तरह से एक्शन हो रहा है। इसमें 24 घंटे नहीं है। हमने इससे पूर्व में 2 बार 7-7 दिन का उनको नोटिस दिया था और 7 दिन के नोटिस के बाद पुनः सब 7 दिन का नोटिस पूरा हुआ तो फिर नगर पालिका परिषद चंदोसी ने कहा कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं और यदि वो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के लिए भविष्य में पात्र रहेंगे तो उनको वह भी उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु फिलहाल जो अतिक्रमण है वो उनको तोड़ना होगा। तो सनातन को संभालने की उसके धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं, जो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि प्रयागराज में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। लेकिन इस पर भी लोगों की नजर है। धमकी देने वाले जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठ रहे और हम आपको दिखाते हैं कि जिसने धमकी दी उसके साथ क्या अंजाम हुआ। तो जो तस्वीरें हैं वो प्रयागराज की देख रहे थे, लेकिन यहां पर आप देखिए बरेली पुलिस ने उस धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उसकी तस्वीर चस्पा की है। तो ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और इसमें जरा आवाज भी सुनिए क्या कह रहा है। कोई नहीं करूंगा, कबीर की भी गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब, पोस्ट नहीं करूंगा कबीर की भी गलती हो गई साहब, माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब तो तरह तरह की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महाकुंभ को लेकर धमकी दी गई। भड़काऊ पोस्ट में लिखा महाकुंभ नहीं होने देंगे, महाकुंभ और राम मंदिर को तहस नहस करने की धमकी दी। हिंदुओं, ये जो तुम्हारा महाकुंभ आ रहा है, क्या लिखा था उसने, हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि होने नहीं देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ जाए। मुसलमानों जिहाद करो, ये 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा। ये बातें उस आरोपी ने लिखी। लव जिहाद में लड़कियों को उठाकर ले जाने की इसने धमकी दी। बरेली के वीएचपी नेता के शौकधार ने धमकी भरा पोस्ट देखा। एडीजी बरेली और यूपी पुलिस को उन्होंने टैग किया और आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही और इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग की टीम अलर्ट हो गई। देर रात बरेली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैजान रजा बरेली का रहने वाला है और 10 जनवरी को उसका पोस्ट वीएचपी नेता ने देखा था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, और अपनी पोस्ट को लेकर पुलिस से वो माफी मांग रहा था कि अब छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तो जिन्होंने इस आरोपी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई, उनकी बात जरा याचिकाकर्ता की सुनते हैं, शिकायतकर्ता की सुनते हैं। ये जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, उन्हीं मंदिरों में हिंदुओं तुम्हारी लड़कियों को ले जाकर हम मुसलमान रेप करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा है कि सरकलम करेंगे। कुंभ मेले के संबंध में उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भगवान श्री राम के लिए उसने गाली लिखी है। तो मेरी यही मांग है कि इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को आहत करके दंगा भड़काने की साजिश करने वाले जिहादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक मिसाल बने
भारत में। जी देखिए, थाना प्रेम नगर में क्राइम नंबर 16/25 एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें मेहनाज उर्फ फैज शनाफ असलम जो चौधरी तालाब थाना किला क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले की खैर नहीं है, आपने देखा क्या अंजाम हुआ। लेकिन हम जरा प्रयागराज में जरा ड्रोन की नजर से देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। और ड्रोन की नजर से जब आप देखेंगे तो यहां पर भव्य, अद्भुत, अलग तरह की तस्वीरें नजर आती हैं और हर रंग त्योहार जैसा यहां नजर आता है। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कहना है पूरी तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, ये देखिए। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। तो प्रशांत कुमार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से हमने व्यवस्थाएं की हैं। आप जरूर आइएगा, और भी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लेजर शो का आयोजन, और लेजर शो के माध्यम से संस्कृति और उसकी विरासत और उसके पीछे की जो हकीकत है उसे दिखाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से महाकुंभ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो महाकुंभ में लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, बस आपके आने का इंतजार है। लेकिन महाकुंभ मेले में देश से अनोखे बाबा भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बात पर्यावरण बाबा की करते हैं। पर्यावरण बाबा सोने के कंगन, हीरे जड़ी घड़ी, धूप का चश्मा पहनते हैं, लेकिन उनके पहनावे से ज्यादा चर्चा उनके पर्यावरण प्रेम की होती है। 2016 में बाबा ने वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक की यात्रा में 27 लाख पौधे लगाए। महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुणगिरी, जिन्हें पर्यावरण बाबा के नाम से जाना जाता है, और इस बार महाकुंभ में उन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। वेशभूषा में वो गोल्डन बाबा से कम नहीं दिखते। श्री महंत देव गिरी महाराज, जिन्हें लोग रबड़ी वाले बाबा कह रहे हैं, इन दिनों कुंभ नगरी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो दिन भर रबड़ी बनाते हैं, रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। रबड़ी वाले बाबा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में श्री महंत पद पर हैं और कई दिनों से महाकुंभ में रबड़ी बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं रबड़ी वाले बाबा। ब्राह्मणम मधुर प्रियम, ब्राह्मण सन्यासी को दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान प्रिय होता है। कुछ उनको दो न दो, लेकिन एक चीज दे दो तो खुश हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग भी होते हैं, प्रसाद के इच्छुक भी होते हैं, किसी खाने की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। और बात एम्बेसडर वाले बाबा की। महंतराज गिरी नागा बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से पहुंचते हैं। इनके एम्बेसडर बाबा 1972 मॉडल की कार से महाकुंभ के लिए पहुंचते हैं। वो अपनी अनोखी पहचान, जीवन शैली की वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से इस गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये? ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है, तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। तो
प्रयागराज की आप झांकी देख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और उसमें ढेरों हजारों कई रंग हैं। लेकिन हम आपको अयोध्या भी लेकर चलते हैं, जहां पर रामलला का दर्शन होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं दूध से अभिषेक चल रहा है, रामलला विराजमान, दही से अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और उसके बाद जल से अभिषेक की ये तस्वीरें जरा और जैसे ही 1 साल पूरे हुए, महाअनुष्ठान हुआ और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पूरे देश को इसके लिए शुभकामनाएं दी और इस दिन को अपने दिल में याद रखने के लिए अपनी बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की, इस सौभाग्य की बात होती है जो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दर्शन किए। तो अयोध्या में एक अलग ही रंग दिखा, आस्था का रंग था। अयोध्या में रामलला विराजमान के 1 साल पूरे हो गए और इसको लेकर अयोध्या में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 साल में क्या क्या बदल गया। 1 साल में पूरी दुनिया से 13 करोड़ लोग पहुंचे, 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा रहने खाने से लेकर घूमने पर खर्च हुए। इससे अयोध्या के लोगों की आमदनी बढ़ी। 1 साल में यहां 1200 होटल, छोटे बड़े होटल खुले। आसपास 3000 से ज्यादा छोटे छोटे रेस्टोरेंट आ गए। ढाबे और खाने पीने की जो दुकानें वो तैयार हुई और 5000 लोगों ने अपने घरों को होम स्टे के तौर पर बदल लिया। पिछले 1 साल में यहां 70,000 नए आयाम देखने को मिले। अयोध्या वासियों की कमाई 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। यहां दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। 363 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिया और 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी रामलला को उपहार के तौर पर भेंट की गई। बीते 1 साल में अयोध्या नगरी बिल्कुल बदल गई। रामपथ, भक्ति पथ, राम की पैड़ी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। शाम होते ही पूरा शहर एलईडी रोशनी से जगमग हो उठता है और अयोध्या में जमीन की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। 10 गुना तक इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो अयोध्या कुछ इस तरीके से बदला। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूरा योगदान पूरी तरीके से समर्पित भाव से क्या कहते हैं, देखिए। वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। और आज यहाँ अयोध्या की रज को, भगवान राम के चरणों को छूकर हम और मेरा परिवार धन्य हो गया है। एक समय था जब भगवान राम तंबू में रहते थे, आज मोदी जी, योगी जी की कृपा से हमारे सनातन की जीत हुई है। सनातन की यहाँ पर जीत हुई है। लोग किस तरीके से उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, ये देखिए। मैं बहुत जगह घुमा हूँ बट ऐसा अद्भुत मंदिर और ऐसा अद्भुत माहौल पूरे भारत में कहीं पे नहीं है।
मोदी जी ने जो हम लोग के लिए किया है वो जिंदगी भर हम लोग उस चीज के लिए आभार रहेंगे। अभी मैं रामलला का दर्शन करने गया तो वहाँ पे मैंने देखा राम की झलक में इतनी तेज, उस तेज को देखने के बाद हमको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा लग रहा है कि राम आज अयोध्या में कण कण में राम दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है, आज जन जन तक बहुत अच्छा कार्य है। बहुत जय श्री राम। अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और हम लोग वेरी प्लीज, हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी प्रॉपर अरेंजमेंट्स रहेगी, लेकिन इट वाज वेरी गुड। हमने आराम से दर्शन किए रामलीला के, और जो सिस्टम बनाया है मैनेजमेंट ने, यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है, सीधा एंटर हो और प्रॉपर आपने यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ भी करवाया है, वो भी हमने अटेंड किया। 3 डेज चलेगा ये पाठ, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके अटेंड कर सकते हैं। ओवरऑल द थिंग इज वेरी गुड। जय श्री राम। देश कैसे एकजुट रहे इसकी बानगी पेश कर रहे हैं, उसके उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, लेकिन एक देश डरा हुआ है। तालिबान से खौफ में पाकिस्तान है और सीधे सीधे चुनौती है, लेकिन चुनौती के पीछे क्यों पाकिस्तान घबराया है यह भी हम आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर शहबाज सरकार डरी हुई है तालिबान से, क्योंकि तालिबान ने कुछ ऐसा किया है कि अब घुटनों पर पाकिस्तान है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब तालिबानी एंट्री करना चाह रहे हैं, यानी कि पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की दीवार को तोड़ देना चाहते हैं और वहां पर अपनी धमक बनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीर है और इसमें वैसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अगवा कर लिया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है परमाणु संयंत्र जहां है पाकिस्तान का, वहां पर उन अधिकारियों को तालिबान ने उठा लिया है। अब वो अपनी रिहाई के लिए शहबाज सरकार को कह रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत है। जिंदाबाद। तालिबान से पंगा लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। एक तरफ तालिबानी मार रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को उठाकर ले जा रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के 16 न्यूक्लियर अफसरों को तालिबान ने किडनैप कर लिया। वर्कर्स को अगवा कर लिया। जरा के मुताबिक तमाम अफराद को कबल खेल के इलाके से अगवा किया गया। अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग भी लगा दी गई। पूरे पाकिस्तान में तालिबान पर त्राहिमाम मचा है। तालिबान की पिटाई से परेशान पाकिस्तान, इसमें भी भारत का हाथ बता रहा है। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रोस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। आप देखें ये एकदम से गेम गर्म हुई है जब बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है और पाकिस्तान सिर्फ भारत भारत चिल्ला रहा है। तो पाकिस्तान का खौफ देखिए कि भारत भारत चिल्लाने की नौबत आन पड़ी है कि भाई अब मदद करो, आपके सिवा कोई नहीं हमारा। तो कुछ दिन पहले पाक के 16 न्यूक्लियर अफसर अगवा हुए थे और इनका वीडियो टीटीपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया। वीडियो में अधिकारी शहबाज से रिहा कराने की मांग कर रहे थे। अब टीटीपी ने रिहाई के लिए पाक के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। टीटीपी ने मांग की कि उग्रवादियों के परिवारों को छोड़ा जाए। इनमें महिलाएं, बच्चे और उग्रवादियों के रिश्तेदार शामिल हैं। पाक ने टीटीपी आतंकियों के लिए उनके परिवार को कैद किया और परिवार से आतंकियों के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं, लेकिन अब टीटीपी ने कैद सभी परिवारों को छोड़ने की मांग की। शर्त रखी है लक्की मरवत में पकड़े गए आतंकी छोड़ दिए जाएं। पाकिस्तान का लक्की मरवत इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है और इस इलाके में टीटीपी के आतंकी लगातार हमले करते हैं। अभी परमाणु अफसर टीटीपी ने इसी इलाके से अगवा किए। अब टीटीपी यहां पकड़े गए सभी आतंकी छोड़ने की मांग कर रहा है। मांग है कि पाकिस्तान ने उग्रवादियों के जो घर तोड़े हैं उन सभी को लेकर मुआवजा दिया जाए, आगे घर ना तोड़े। जो उग्रवादी मारे गए उनके शव सम्मान के साथ परिवार को दिए जाए। फिलहाल टीटीपी की इन मांगों पर पाकिस्तान में हंगामा शुरू हो गया है और उसके बाद की जो रणनीति है वो अलग तरीके से चल रही है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम जरा बात करते हैं। हमारे साथ टीपी त्यागी मौजूद है। टीपी त्यागी साहब, बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा, घुटने के बल पर है, लेकिन ऐठन आज भी उसकी उसी तरीके से, कैसे देखते?
तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पहले तो पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा, जिनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान को गधों पर लाद कर ले जाना पड़ा। अब उसने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 साइंटिस्ट को अगवा कर लिया, उनसे यूरेनियम भी छीन लिया जिसके डर्टी बम बनाए जा सकते हैं। और जानकारी मिल रही है कि टीटीपी ने अब बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी हाथ मिला लिए हैं। जब पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया तो अब वो कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ है। हमें यह डर है कि कल को अगर पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई तो पाकिस्तान कहेगा इसमें भी भारत का हाथ है। तो आपने सुना कि जो एक्सपर्ट है वो क्या किस तरीके से क्या कह रहे हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं और यूएस में जिस तरीके से आग लगी है उसकी हम बात करते हैं। यहां पर बेकाबू आग है और जो सितारे हैं वो सहमे हुए हैं, सितारों के मन के अंदर डर है। जरा देखिए कितनी भयावह आग लगी है और ये शहर पूरी तरीके से आग के गोले में बदल चुका है। तो यहां पर तस्वीरें आपको देख पा रहे होंगे और इन तस्वीरों में सिर्फ आग ही आग नजर आती है। और 5 दिन से अमेरिका के एक हिस्से में आग लगी है, ठंड है लेकिन यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो सितारे हैं ब्रिटनी स्पीयर्स को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप पेरिस हिल्टन को देख पा रहे हैं और स्टीवन स्पिलबर्ग को देख पा रहे हैं। तीनों ही बड़े नाम हैं लेकिन अभी अपने घर पर नहीं है क्योंकि जहां इनका घर है वहां आग लगी है। और ये तस्वीरें पेरिस हिल्टन ने जारी की हैं और ये जारी कर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चारों तरफ आग लगी हुई है और आग ने तबाही मचा रखी है। तो चारों तरफ आग का गुबार यहां पर देखने को मिला। सर्दी है बावजूद इसके यहां पर आग अपना काम कर रही है। और इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े कलाकार हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, फिल्म निर्माता, निर्देशक हैं, सबने अपने सर पकड़ रखे हैं, चिंता में है। कई तो रो रहे हैं, इंटरव्यू में रो दे रहे हैं क्योंकि उनका सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है और जो सपने उन्होंने बुने थे वो पूरी तरह से खाक हो चुके। प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अपनी बालकनी से भी कुछ तस्वीरें कैद की, हम आपको दिखाएंगे। नूरा फतेही जो कि वहां पर शूटिंग करने के लिए गई थी वो भी बेहद परेशान थी। उन्हें कहा गया कि तुरंत होटल से आप बाहर निकल जाएं क्योंकि आग। और ये देखिए पूरी तरह से हॉलीवुड जो है सिटी वो पूरी तरीके से खाक होती नजर आ रही है और जंगल में आग लगने की जो तबाही आपने देखी थी उससे भी बड़ी तबाही यहां पर नजर आती है। ऐसी भी आग लगती है, यह सवाल सबके मन में है। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था कि आग इतनी भयावह होती है। और ये ओलंपियन है, खिलाड़ी है और इन्होंने अपने मेडल खोए हैं इस आग में और इस आग ने ऐसी तबाही मचाई कि उस मेडल को निकालने के लिए भी इन्हें मौका नहीं मिला। तो ये तस्वीरें काफी अहम यहां हो जाती हैं और ये तो दर्द है, ये पूरी जिंदगी इन पर रहेगा। और ये देखिए ये तो तस्वीर है, यहां पर आग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो सुपर पावर अमेरिका है वो आखिर इस आग पर काबू पाने में क्यों विफल हो रहा है या कोशिश उनकी सफल नहीं हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जिस हॉलीवुड का डंका बजता है, भीषण आग से उसका वजूद ही खतरे में है। अमेरिका में ऐसी भयंकर आग लगी है कि ब्रिटनी स्पीयर्स से लेकर जेम्स वुड जैसे सितारों के आशियाने जल गए। मशहूर एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का करोड़ों का घर खाक हो गया तो वो सदमे में आ गई। तबाही का वीडियो जारी कर कहा, मेरा तो दिल ही टूट गया। भीषण आग ने सितारों के साथ अमेरिका के एक खिलाड़ी के घर और मेडल भी जला दिए। मशहूर स्विमर कैरी हॉल के 10 ओलंपिक मेडल खाक हो गए। बड़े बड़े फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर लगे हैं लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भी हैरान है कि शहर और जंगल में लगी आग को सुपर पावर अमेरिका क्यों रोक नहीं पा रहा। तो आग ऐसी लगी है कि सितारे कांप रहे हैं। लॉस एंजलिस में 72 करोड़ का घर खाक हो गया। आशियाना जलने से एक्ट्रेस पेरिस सामने आ गई और आम लोगों की तरह रहने लगी। आग ने तबाह हुए घर की का जो वीडियो है वो जारी किया और कहा है कि मेरा दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। पेरिस अब एक किराए के घर में रह रही हैं। कैलिफोर्निया में आलीशान घर छोड़ना उन्हें पड़ा और भीषण आग से इलाके में तबाही हुई। मशहूर सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स का घर तो सुरक्षित है लेकिन वे 2 दिन तक बिना बिजली के रही हैं।
300 करोड़ रुपए की हवेली छोड़कर होटल जाना पड़ा क्योंकि घर के साथ उन्हें भी खतरा नजर आया। मशहूर अभिनेता का करोड़ों का घर जला। जेम्स वुड को आग के बीच किसी तरह से बचाया गया और तबाही बताते हुए वो एक टीवी इंटरव्यू में रो पड़े हैं। कहा कि एक दिन आप पुल में तैर रहे होते हैं और दूसरे दिन सब कुछ खत्म होता है और तबाह हो जाता है। जुरासिक पार्क के डायरेक्टर का घर भी इसकी चपेट में आया और भीषण आग से घर का कुछ हिस्सा वहां पर बचा था। स्लिपबर्ग वहां से निकल गए और अपनी किसी तरह जान बचाई। अमेरिकी स्विमर ने ओलंपिक में कई रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन भीषण आग में उनका घर और सामान खाक हो गया। किराए के घर में उनके 10 ओलंपिक मेडल वहीं रह गए। 50 साल के गैरी हॉल ने कहा कि इतनी भीषण आग थी कि घर से मेडल निकालने तक का वक्त नहीं मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही भी आग में फंसी थी। फिल्म की शूटिंग के लिए वहां अमेरिका में थी, लेकिन टीम के साथ होटल में थी, तभी भीषण आग लगी। खबर मिली और 5 मिनट के अंदर उन्हें कहा गया कि होटल खाली करना होगा। नोरा ने बताया कि ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था जो इस बार उन्हें देखने को मिला। और हम आपको बताते हैं कि जो वहां पीड़ित हैं, जिनके मकान खत्म हो गए, जिनका सपना चूर हो गया, उनका क्या कहना है, उनका दर्द देखिए। Hey guys, so I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. This is insane. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here, out of this area, and I'm gonna go near the airport. And so I could see the top of the hill where भीषण आग से मैं अब भी दहशत में हूँ। मिनटों में आग ने घर को स्वाहा कर दिया। मेडल घर के अंदर कमरे में रखा था और वहाँ पहुँचने का वक्त तक नहीं मिला। भीषण आग के बीच मैंने अपने एक डॉग, इंसुलिन दवा और 2 अहम पेंटिंग और एक किताब बस को निकाल पाया। बाकी सब आग में जलकर खाक हो गया। तो कैलिफोर्निया में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही, प्रयास जारी हैं और तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। आग कितने बड़े क्षेत्रफल में लगी है और आग बढ़ती ही जा रही है। इसे रोक पाने में यहां सभी असमर्थ दिख रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से पूछ रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आग बुझाने में बड़ी बड़ी पाइप्स लगाई गई हैं, लेकिन इसका भी असर यहां पर नाकाफी साबित हो रहा है। तो अमेरिका की आग क्यों नहीं बुझ रही, एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रयास क्यों नाकाफी हो जा रहे हैं। समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो अमेरिका की आग क्यों नहीं बुझ रही? 5 दिन से अमेरिका का कैलिफोर्निया जल रहा है। भीषण आग से अब तक 11 की मौत हो चुकी है, 10,000 इमारतें खाक हो चुकी हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आग 40,000 एकड़ यानी 270 किलोमीटर तक फैल चुकी है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। दरअसल 2022 और 2023 में लॉस एंजलिस में बहुत बारिश हुई और इस वजह से जंगलों में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां पैदा हो गई, लेकिन 2024 यानी कि पिछले साल सर्दी और बारिश काफी कम हुई और इसके चलते पेड़ पौधों को नमी नहीं मिले, सूख गए और सूखी झाड़ियों ने आग के लिए एक तरह से रास्ते का काम किया। जंगलों में चीड़ के पेड़ लगे थे जिसके पत्ते जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। कैलिफोर्निया में अभी 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इस वजह से चीड़ और झाड़ियों से आग तेजी से फैलती जा रही है। और जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इतनी बड़ी आग ऊपर से पेड़ों से फैलती है तो इसे किसी जमीनी तरीके से रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आग इतनी विकराल और इतने बड़े इलाके में फैली है कि कई हेलीकॉप्टर भी इसमें लगे हुए हैं, तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। तो अमेरिका ने आग बुझाने के लिए खास विमान लगाए हैं और गैसोलीन जैसे रसायन से छिड़काव किए जा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन पूरा इलाका सूखा हो गया है, आग बुझ नहीं रही है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका में इंतजाम कम पड़ गए हैं। दरअसल आधे अमेरिका में भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से पानी और बिजली की पहले ही दिक्कत है और ऐसे में कैलिफोर्निया में आग रोकने के लिए पानी कम पड़ रहा है।
इधर बाइडेन और कमला हैरिस भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव कर्मियों और सेना को 24 घंटे आग बुझाने में लगा दिया गया है। दुआ की जा रही है कि हवा की गति कम हो जाए या फिर उल्टी दिशा में हवा बहने लगे या फिर बाकी अमेरिका की तरह कैलिफोर्निया में भी मौसम ठंडा हो जाए या फिर बारिश हो जाए, तभी कुछ काम बन सकता है। तो सवाल यह है कि जो बाइडेन जो लगातार अपने अधिकारियों से राय मशवरा कर रहे हैं कि इस आग पर कब तक काबू पाएंगे, यह देखना होगा। जरा देखिए। अमेरिका में जैसी आग लगी है ऐसी पहले कभी नहीं देखी। भीषण आग से हाई टेंशन वायर भी चपेट में आ रहे हैं और आग और तेजी से फैल रही है। इसीलिए आग बुझाने में और हालात काबू करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं बचाव कर्मियों और कैलिफोर्निया की जनता से अपील करता हूं कि वो धैर्य बनाए रखें। हम लोग मिलकर मुकाबला करेंगे और जल्द हालात को काबू में कर लेंगे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आखिर बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही हैं और 2 जगहों से ऐसी खबर आई कि आप भी चिंता में डूब जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 तस्वीरें आई, हम आपको दिखा रहा है। अहमदाबाद गुजरात की यह तस्वीर जहां 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक होता है। इस तस्वीर के बारे में जरा हम आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये हादसा इस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है। इस बच्ची की तस्वीर आप देख पा रहे हो। कर्नाटक में 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हुई। तो 2 ऐसी खबरें आई जिससे लोगों के मन में भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत होती है। और इसके बाद जो है अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर डर का माहौल बना है कि आखिर वे अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में जो 8 साल की बच्ची है उसको दिल का दौरा पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को बच्ची स्कूल में पढ़ने गई थी। सीढ़ी चढ़ते वक्त बच्ची को बेचैनी हुई। बच्ची पास में ही एक बेंच पर बैठ गई और कुछ ही देर बाद बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। स्कूल स्टाफ ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच की गई तो बच्ची की मौत की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा है। गुरुवार को कर्नाटक में भी ऐसा मामला आया, जहां 8 साल की बच्ची क्लास में पढ़ाई के दौरान बेहोश हो गई। स्कूल के लोग तुरंत बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया था, उसे मृत बताया गया। बच्ची की मौत की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद हम आपको बताएं कि जो जानकारियां मिल पा रही हैं, बच्चों में ऐसे केसेस बढ़ने से जो परिवार के लोग हैं, जो अभिभावक हैं, वो चिंता में हैं और उनकी परेशानी यहां पर बढ़ती है। हम अब वो तस्वीर आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है और कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन को रुक जाना कहते हैं। हृदय पंप करना बंद कर देता है, मरीज की मौत हो जाती है। हृदय की बीमारियों में इससे सबसे खतरनाक माना जाता है। बच्चों में दिल के दौरे के मामले बहुत ही कम होते हैं। 1 लाख केस में 1 से 3 बच्चों में ऐसे मामले पाए जाते हैं। इसका खतरा काफी कम माना जाता है बच्चों में। और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को अगर देखें तो जो माता पिता हैं वो काफी घबराए से हैं। 5 से 19 साल की उम्र में दिल का दौरा काफी घातक हो सकता है। बच्चों में कार्डियक अरेस्ट बिना किसी लक्षण के हो सकते हैं। बड़े लोगों को पहले सीने में दर्द की शिकायत होती है, फिर मरीज बेहोश होकर गिर जाता है। बच्चों में बिना दर्द के भी दिल का दौरा पड़ सकता है। बच्चे अगर अचानक से बेहोश हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, चक्कर आने लगते हैं या फिर सीने में दर्द की शिकायत होती है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर परिवार में दिल की बीमारी का कोई हिस्ट्री है या फिर इतिहास है तो मिलना चाहिए। तो 10 साल की उम्र से ही दिल संबंधी जांच जरूर करवाए जाने चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों का दिल का दौरा पड़ने पर हाई क्वालिटी सीपीआर देने की जरूरत होती है। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती को 1 से 2 इंच तक दबाया जाता है, जिसके बाद मुंह से सांस देने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने पर जान बचाई जा सकती है, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। जो डॉक्टर हैं तरुण कुमार, उनका क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। और जो डॉक्टर यहां पर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर तरुण, बच्चों में काफी शिकायतें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन शिकायतों के बाद अभिभावक डर गए। क्या करें, कैसे बचें, बच्चों को कैसे बचाएं? छोटे बच्चों में सडन डेथ की खबरें आ रही हैं, स्पेशली 8 साल के बच्चे की डेथ की खबर आई है गुजरात से और कर्नाटक से। यूजुअली इसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। 2 चीजें होती है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, एक सडन कार्डियक अरेस्ट, एक हार्ट अटैक।
सडन कार्डियक अरेस्ट एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना होता है, इसमें आपकी हार्ट की गति रुक जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसे पर्सन को टाइमली सीपीआर नहीं मिले तो उनकी डेथ भी हो सकती है। एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक वेस्कुलर फिनोमेना होता है, इसमें अगर आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती है उससे ब्लॉक के जाने से हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है, उससे आपको हार्ट अटैक आता है। अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिली तो इसमें भी पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर एक सर्टेन एज की बात करें मिडिल टू एल्डरली पेशेंट्स में, तो जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है इसकी प्रमुख वजह हार्ट अटैक ही होती है। लेकिन बच्चों में जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है इसकी वजह सारी हार्ट अटैक नहीं होती है, कार्डियोमायोपैथी, वेंट्रिकुलर अर्दमिया, जो कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होती है। अनलेस एंटिल ऑटोप्सी करके ये सर्टेन ना हुआ हो कि ये हार्ट अटैक आया था बच्चों में, इनको हार्ट अटैक नहीं कहना चाहिए, इसको सडन कार्डियक अरेस्ट फॉलोड बाय सडन कार्डियक डेथ बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम जानकारी दी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जहां पर बुलडोजर का एक्शन जारी है और कहां पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उज्जैन में बुलडोजर एक्शन जारी है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अतिक्रमण पर जो बुलडोजर का पंजा है किस तरीके से काम कर रहा है ये तस्वीरें आप देखिए। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन, महाकाल कॉरिडोर के लिए 257 मकानों पर एक्शन जारी है और यह महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत कार्रवाई की गई है। तो महाकालेश्वर मंदिर को उसका विस्तार किया जाना है, जिसके अंतर्गत जो भी मकान आएंगे उन्हें ध्वस्त किया जाना, लेकिन हम मुआवजे की भी बात करेंगे, लेकिन बुलडोजर अपना काम कर रहा है और महाकाल की नगरी में ध्वस्तीकरण का काम कुछ ऐसे चल रहा है। और ये मस्जिद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें मस्जिद को भी ढा दिया गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जैसे ही नोटिस पहुंचा, मुआवजा मिला उन्हें और उसके बाद अपने घरों को तोड़ते हुए ये लोग जो कि इस काम में सहायता कह सकते हैं कर रहे हैं और वहां अपने ही मकान को, उनकी ईंटों को निकाल रहे हैं। और कहीं कोई उपद्रवी फिर से कोई आवाज न उठा दे इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहां पर बड़े संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और फोर्स यहां पर मौजूद है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी है। तो बता दीजिए, मैं थानों से भी बोल रहा हूं। महाकाल की नगरी उज्जैन में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मकान समितोज हो चुके हैं। अभी भी कुछ मकानों पर मोहन यादव का बुलडोजर गरज रहा है। जो भी सामने आ रहा है बुलडोजर और पोकलेन ध्वस्त करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। जो मकान है और इस बीच में जो धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मुस्लिम समुदाय की मस्जिद, वो सभी जो है गिराए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई पहले ही कर ली थी, सभी को नोटिस दिया था। इसके अलावा कल मुनादी भी करके लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। महाकाल कॉरिडोर के लिए इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। जिनके मकान गिराए जा रहे हैं उन्हें पहले ही मकान का मुआवजा भी दिया जा रहा है। एडीएम एसडीएम सबका ये कहना है कि कानूनी तौर से ही पूरी कार्रवाई की जा रही है। जिन मकानों को स्टे मिला है उन्हें नहीं गिराया जा रहा है, लेकिन बाकी सब मकानों को यहाँ से गिराया जा रहा है। और इसके अलावा सरकार ने इन मकानों को गिराने से पहले जो है मुआवजा भी दिया है। इसके बाद भी जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उनसे एमपी पुलिस सख्ती से निपट रही है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन जारी है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का विस्तार किया जाना है और इसके लिए 2.25 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है, लेकिन अधिग्रहण का यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। 2 साल तक सुनवाई हुई और प्रशासन के पक्ष में फैसला आया और इस फैसले के बाद उज्जैन में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब तक 200 से ज्यादा मकान को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि कुल 257 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक मस्जिद भी गिराई गई है और मस्जिद ध्वस्तीकरण पर कुछ लोगों ने पथराव की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने विवाद बढ़ने से पहले स्थिति को संभाल लिया। 200 पुलिसकर्मी वहां अधिकारी के साथ मौजूद हैं और 1 दर्जन बुलडोजर और पोकलेन से ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी किया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, मुनादी करवाई गई थी और शुक्रवार रात मुनादी करवाने के बाद सुबह बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। तो यहां रहने वालों को 66 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की योजना है और इसमें 33 करोड़ रुपए मकान मालिकों को दिए भी जा चुके हैं। बाकी जो मुआवजा की राशि है या फिर कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। कई मकान यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है और इन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल महाकाल मंदिर के आसपास बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हम आपको बताएं कि आखिर इसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका क्या कहना है और किस तरीके से स्थिति को संभाला जा रहा है, यह भी सुनिए।
ये अभी हम जो है शक्ति पथ पर हैं और इसी के समानांतर जो लगभग 2.25 हेक्टेयर भूमि जो है उस पर जो अवस्थित संरचनाएं थी उनके संबंध में विधिवत भू अर्जन का वार्ड पारित किया गया और उसके बाद इन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। विधिवत कार्रवाई प्रारंभ की गई है, सुनवाई की गई है, इसमें सूचना पत्र दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अभी तक सर कितने मकान गिराकर कब्जे में ले लिए वो जगह आपने? देखिए अभी लगातार कार्रवाई जारी है। सुबह से जो है पुलिस का, प्रशासन का और नगर निगम का अमला यहाँ पर है और लगभग 6 के करीब पोकलेन और इतनी ही जेसीबी और अन्य संसाधन हमारे लगे हुए हैं। अभी लगभग 100 से ज्यादा जो संरचनाएं उनको हटा दिया गया है। इसमें पहले ही कलेक्टर साहब, एसपी साहब की मीटिंग हो गई थी, हम लोगों तक चीजें मैसेज क्लियर था। जिस एरिया में कार्रवाई की जा रही है वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति तक मैसेज क्लियर था, प्रत्येक व्यक्ति से बात की गई। रात में भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला, इसमें लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों तक मैसेज किया। इसके बाद ही जब उनकी सहमति हुई है इसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई करी है। फिर भी कहीं कोई रिएक्शन न हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सुबह से लगभग 250 से अधिक का पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। और गुजरात के बेट द्वारका में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहां पर विस्तारीकरण के लिए और यहां पर जहां भी अतिक्रमण था उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो विस्तारीकरण के लिए नहीं बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और इसके बाद ये ड्रोन से ली गई तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि ऊपर से शॉट्स दिखा रहे हैं जहां भी अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर अपना काम कर रहा है। ड्रोन शॉट से आप इस तस्वीर को, इस पूरे इलाके की तस्वीर को देख पा रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर घोटाले की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब देते देते थक रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल पूछते पूछते नहीं थक रही है। और ये देखिए अनुराग ठाकुर को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी, राजकोषीय घाटा 2026 करोड़, और यहां पर उन्होंने क्या बात कही, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और एक्साइज रूल्स नॉट प्लेस्ड बिफोर असेंबली फॉर रेटिफिकेशन, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इतने का घोटाला हो गया, लेकिन आपकी तरफ से संजय सिंह कहते हैं कि कौन सा सीएजी रिपोर्ट, हमें भी समझाइए। रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं? तो घोटालों से सिर्फ जुबानी वार नहीं किए जा रहे बल्कि पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और आप के बीच में स्कैम से जुड़े हुए अलग अलग तरीके के पोस्टर यहां पर आप देख पा रहे हैं और आपकी तरफ से और बीजेपी की तरफ से पोस्टर वार लगातार जारी है। और इसके बाद जुग्गी सम्मेलन में जब अमित शाह पहुंचे तो फिर से एक बार आपदा की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने कही। तो बीजेपी के जुग्गी सम्मेलन में अमित शाह शिरकत करने पहुंचे थे, केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल हैं। राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया। सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी माहौल गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के झुग्गी वासियों से मुलाकात की। शाह ने कहा आम आदमी पार्टी सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है, उस दिन आपदा से मुक्ति। जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो रिपोर्ट आपने देखी और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर
अमित शाह की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से जवाब भी आ रहा है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर अभी तक सवाल बना हुआ है कि दिल्ली में शराब घोटाले पर सीएजी की जो रिपोर्ट है लीक हुई और बीजेपी ने रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी और नीति बनाते समय जानबूझकर गलतियां की गई, ये आरोप है। दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये आरोप है। एलजी की मंजूरी के बिना शराब नीति लागू की गई, ये आरोप है। और आप नेताओं को फायदा पहुंचाया गया, ये भी आरोपों में शामिल है। तो कथित तौर पर घूस के जरिए लाभ लिया गया और प्रतिबंधित जगहों पर दुकानें खोल दी गई, पुराने लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई, दोबारा टेंडर ना करने से 890 करोड़ का नुकसान होता है और लाइसेंस धारकों को छूट से 941 करोड़ का घाटा हो जाता है। तो ऐसी रिपोर्ट एसी रूम में तैयार की जाती है। ये कहना है आपका। जनता बीजेपी को चुनाव में जवाब देगी, आप ये कहती है। आप पार्टी कहती है कि ये सीएजी की जो रिपोर्ट है कहां है, ये दावे कहां से आ रहे हैं, क्या ये बीजेपी कार्यालय में दाखिल की गई हैं? बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं हुई, ऐसे दावे कहां से कर रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन इसके बाद जो पॉलिटिकल जो थ्योरी है, पॉलिटिकल जो बाइट्स है, पॉलिटिकल जो बयान है, वो क्या कहते हैं, उन रिएक्शन को सुनना जरूरी है। रिपोर्ट तो ये कुछ भी लिखवा रहे थे, इस कमरे बंद एसी कमरे में बैठ के कोई भी रिपोर्ट लिखवा लो। जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये लोग केवल और केवल बेईमानी करते हैं। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट हम सबके सामने लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुए और एमवीए को जोरदार घाटा हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में आपको एक नई चीज नजर आएगी। यहां पर शरद पवार और फडणवीस की तस्वीर यह बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ नया खेला होने वाला है। और इस खेले में कौन कौन और पीछे है वो भी हम आपको बताएंगे। यहां पर तस्वीरें उद्धव ठाकरे की इसलिए लगाई गई हैं कि ये किनारा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से मन भर गया है। इसके पीछे की कहानी का क्या है, ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। इधर राहुल गांधी कोल्ड कॉफी बनाने में व्यस्त हैं और उधर सर्दी में उनकी पार्टी और गठबंधन में आग लगी है। दिल्ली के बाद अब एक और राज्य ने राहुल और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। जिस उद्धव के सहारे कांग्रेस ने महाराष्ट्र में खेला किया था और बीजेपी से सरकार छीनी थी, उसी उद्धव सेना ने अब कांग्रेस से दूरी का ऐलान कर दिया। इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। कहने को इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि ममता से लेकर केजरीवाल और अखिलेश से लेकर तेजस्वी तक उन्हें आंख दिखाते हैं। और अब तो उद्धव ने साफ कर दिया है, ना महाअघाड़ी चलेगी और ना कांग्रेस के साथ गाड़ी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या खेला होने वाला है। उद्धव की पार्टी कांग्रेस से किनारा करने में लगी है और उसने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। नागपुर नगरपालिका के चुनाव भी अकेले लड़ेगी ये। और उद्धव के नेता संजय राउत कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले कहा था कि महाअघाड़ी में तालमेल नहीं है और उसके बाद क्या होता है, राउत ने इंडी गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए थे। कहा था कि गठबंधन क्या सिर्फ लोकसभा के लिए था, कांग्रेस या तो ऐलान करे या फिर गठबंधन बनाए, नहीं तो हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। एक बार इंडी गठबंधन टूटा तो फिर नहीं बनेगा। अब मुंबई निकाय चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया गया है। बीएमसी शिवसेना का सबसे मजबूत किला माना जाता है। 1995 से इस पर शिवसेना का कब्जा है। उद्धव सेना किसी भी तरह से इसे जीतना चाहती है। एमबीए से गठबंधन रहा तो सीट बांटनी पड़ेगी, यह पता है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी पिछड़ भी सकती है। उद्धव ने फडणवीस और संघ की तारीफ यहां की थी। संजय राउत ने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। नीतीश भी बीजेपी में चले गए, कुछ भी हो सकता है, यह कहा गया। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। संजय राउत ने एक छोटी सी चिंगारी लगाई, लेकिन बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, देखिएगा। इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए
इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी टूट रही है, उसी तरह देश भर में जो इंडिया आघाड़ी थी वो भी टूट रही है। अनेक नेता लोग बोल रहे हैं कि भाई लोकसभा के लिए हमारा फ्रंट था, तो भी मतलब इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं रहा है। और अगली खबर अमृतसर से, जहां पर एक व्यापारी को गोली मार दी गई और ये तस्वीरें, दिन दहाड़े गोली मारी गई और किस तरीके से गोली चलाने वाला आराम से गोली चलाकर फरार हो जाता है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। यह अमृतसर की घटना है और इस गली में सबसे पहले हमलावर आते हैं और सीधे उस ज्वेलरी को गोली मार देते हैं। अमृतसर में दिन दहाड़े क्यों ज्वेलर की हत्या कर दी गई? आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट 6 से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। अमृतसर में आज एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पैसों के लेन देन को लेकर दो ज्वेलर्स के बीच